हेलो बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ये हमारी जो पूरी यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसका हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ करके आए, तभी आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक, अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में ना कुछ कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड कौन कौन से स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाई हुई है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। थर्ड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फोर्थ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और फिफ्थ है इनफर्टिलिटी। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन 2011 से 2020 के बीच में आए हुए हैं। यहाँ पर 2021 और 2022 के क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के कंप्लीट पेपर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, पूरे पेपर मिलेंगे आपको। तो आप अभी इन चैप्टर्स के हिसाब से अपना प्रिपेयर करें, और जो अगले जो साल है 2021 2022, वहां पर भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा फर्क ये है कि वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन है, जिनका मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, तो इनकी चैप्टर वाइज अगर हमारे कुछ यूनिट्स हो जाती हैं कंप्लीट, तो उसके बाद हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो नए एग्जाम पैटर्न में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप बेसिक जो आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर ध्यान दीजिए, खास करके क्वेश्चन को समझने पर ध्यान दीजिए। तो कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए देखिए। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, उससे ज्यादातर क्वेश्चन ना 3 मार्क्स वाले हैं। देखो यहाँ पर पे वेरी सिंपल और एमसीक्यू 1 मार्क्स के हैं, ऐसे 1 भी 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, ऐसे 2 3 मार्क्स के हैं और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर पे ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 5 हैं 10 सालों में। ठीक है, तो लगभग किसी साल एक आ रहा है, किसी साल नहीं भी आ रहा है। और ये जो स्मॉल क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, ये तो आज तक 2 ही क्वेश्चन आए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना नहीं है। ठीक, जो सेकंड टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं 3 मार्क्स वाले। और 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आए हैं आज तक? 7 क्वेश्चन आए हैं 10 सालों में। तो इसमें से भी कभी कभी चैप्टर का एक क्वेश्चन आ जाता है, सेम टू सेम शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर के साथ भी यही हाल है। आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर में पूछा गया है इस टॉपिक पर से। ठीक है, अगला हमारा ये टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क्स का। ठीक, नए जो पैटर्न है उसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक के दिख रहे थे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया था आपको, तो वो सारी चीजें आपकी इस वाले में 4.2 वाले टॉपिक में है, तो वो मिला करके आएंगे इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अगला हमारा ये चैप्टर है, ये टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक एड्स का बनता है, और एड्स का क्वेश्चन आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक में होगा, तो वहीं पर इंक्लूड कर लिया जाएगा उस टॉपिक को। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी का। और इनफर्टिलिटी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, कभी ज्यादातर एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है एक पेपर में। ठीक है, और कभी कभी शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। तो ये चैप्टर इजी है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, और आपको हर साल में 2 या 3 मार्क्स के 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसमें से दिख जाएंगे। हो सकता है कि एक लॉन्ग आंसर में आए और एक शॉर्ट आंसर में आ जाए आपका, या फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक में से मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक का सबसे पहला पैराग्राफ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहला देखो क्या बोला है कि यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस इन चैप्टर 2। तो ऑलरेडी आप इसका सिस्टम क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, क्या क्या सिस्टम है, वो सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, उसकी और उसके फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो आप पढ़ चुके हैं बोल रहे हैं। अब उससे रिलेटेड जो कुछ डिजीज होती हैं या फिर कुछ हेल्थ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। बोला लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म का क्या मतलब है? देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली क्या हो, हेल्दी हो, फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए हेल्दी होना चाहिए। अब सिर्फ इतना तो नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर हो गया ये, मगर ये बहुत सारी एस्पेक्ट्स को लेकर के अपने अंदर चलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? द टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। सिंपल वर्ड्स में अगर आंसर दें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी होना चाहिए और नॉर्मली फंक्शन करना चाहिए।
हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड, अच्छा और क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, पर्सपेक्टिव मतलब देखने का जो नजरिया है थोड़ा ब्रॉड है। इसमें क्या क्या आता है देखो, इमोशनल वेलबींग होना चाहिए, सोशल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, जो रिप्रोडक्शन में क्या होगा इंक्लूड होगा। देखो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर चीजों में ऐसी डेफिनेशन देती है हेल्थ रिलेटेड में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स में टोटल यानी क्या कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे। जैसे फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तभी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होगा, इमोशनल हेल्थ पर्सन की ठीक होनी चाहिए, बिहेवियरल एस्पेक्ट ठीक होना चाहिए, और सोशल बिहेवियर भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों में फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर हो, नॉर्मल सोशल बिहेवियर हो, नॉर्मल इंटरेक्शन हो अमंग द ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स में फिजिकली भी नॉर्मल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फंक्शनली भी नॉर्मल होना चाहिए, इमोशनली और बिहेवियरल इंटरेक्शन भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, हर एक रिस्पेक्ट में, हर एक कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है। माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्थी, तो जो जो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी बोलेंगे, ठीक है। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर होगा यहाँ इस चैप्टर में, कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको सही क्यों रखना है, क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही रखने की, और क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस तो आपको पता ही है, ताकि बेटर प्रोजेनिस प्रोड्यूस की जा सके उसके लिए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होना चाहिए इंसान, खुद ही हेल्थी नहीं होगा तो क्या प्रोजेनिस प्रोड्यूस होंगे, क्या उन प्रोजेनिस का टेक केयर कर पाएंगे ना, प्रोड्यूस करने के अलावा टेक केयर करना भी तो जरूरी है। तो प्रोजेनी हेल्थी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या हो, उनके जो एटमॉस्फेयर मिले, जो सोशल बिहेवियर मिले वो भी क्या हो, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब टॉपिक पढ़ते हैं हम, फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उससे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी से हम झेल सकते हैं उसको, ठीक है। India was among the first countries in the world to initiate action plan and programs at the national level to attain total reproductive health as a social goal. इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे ही इंडिया क्या हुआ, आजाद हुआ, कब हुआ, 1947 में इंडिया आजाद हुआ। तो उस समय पर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को ये लगा कि अभी भी इंडिया की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रिसोर्सेज, देखो पॉपुलेशन अच्छी खासी हो लेकिन रिसोर्सेज भी अच्छे हो, ज्यादा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो इसकी वजह से अगर फैमिली में ज्यादा लोग पैदा होंगे तो उन सबकी टेक केयर करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, और पॉपुलेशन उतनी ही जल्दी बढ़ेगी, कंट्री भी उन उतनी बड़ी पॉपुलेशन की रिसोर्सेज को फुलफिल नहीं कर पाएगी, है ना। इसके लिए क्या था कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स चलाना स्टार्ट किया, देखो सबसे पहली है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने सबसे पहले इस पॉपुलेशन के मामले में कोई स्टेप उठाया और एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है कि अगर बच्चे हैं तो वांटेड है कि अनवांटेड है, मतलब अगर कोई बच्चा अनवांटेड है, बच्चा नहीं चाहता है कोई पेरेंट, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करना है, या फिर अगर फैमिली में प्लान करना है कि बच्चा कब होना चाहिए, कि कैसे होना चाहिए, कितना दो बच्चों के बीच में ड्यूरेशन होना चाहिए, एक बच्चा चाहिए, दो बच्चा चाहिए, एक भी बच्चा नहीं चाहिए, तो जो भी प्लानिंग वगैरह है कि चाहिए और कब चाहिए उसके बारे में, और उन जो बच्चे हो गए हैं उनसे रिलेटेड उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में देखना है, दो बच्चों के बीच के गैप के बारे में देखना है, और इसके बारे में सभी लोगों को एजुकेट करना है। देखो फैमिली प्लानिंग क्या है, एक सोशल प्रोग्राम है, और सोशल प्रोग्राम कब फुलफिल किए जा सकते हैं, कब ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब लोगों तक इन बातों को पहुंचाया जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू लोगों को तक इन बातों को पहुंचाया गया और ट्राई किया गया, कोशिश की गई कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा न बढ़े, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इसको लोगों तक उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाए हैं फिलहाल। अब सही है क्योंकि अब ज्यादातर लोग फैमिली प्लान करके ही आगे को चलते हैं, ठीक है। मगर इनिशियली जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो आ गया था, मगर ग्राउंड लेवल पे उसका जो वर्किंग था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था, ठीक है। फिर बाद में टाइम टाइम पर इसको इम्प्रूव करते गए, जैसे जैसे जरूरतें लगती गई वैसे वैसे इस प्रोग्राम का नाम भी बदलता गया और इसको इम्प्रूव भी करते गए हम लोग, ठीक है। अब देखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, इनिशिएटेड इन 1951, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो कब आया था, ठीक है। अगला, एंड वर पीरियोडिकली असिस्टेड ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले कुछ सालों से
कुछ डेकेड से कंटिन्यूअसली इसको असिस्ट किया जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली चेक किया जा रहा है कि सोसाइटी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, उसके बारे में लगातार इसका सर्वे किया जा रहा है। ठीक है, इन इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर, देखो अब सिर्फ फैमिली प्लानिंग करने से तो होगा नहीं, बहुत सारे और ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसको शुरू में नहीं सोचा गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, तो वो प्रोग्राम को इम्प्रूव कर करके रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को और ज्यादा स्प्रेड किया गया और वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में दिखाया गया। जैसे बच्चे हो गए हैं तो क्या वो बच्चे हेल्दी हो रहे हैं, अगर उन बच्चों को कोई डिजीज हो रही है तो उनको क्या प्रॉपर क्योर मिल रही है, क्या उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, क्या उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है। तो इन सभी चीजों को इंक्लूड कर करके धीरे धीरे क्या किया गया इसको और इम्प्रूव करते गया गया इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाते गए। ठीक है, आर करंटली इन ऑपरेशनल अंडर द पॉपुलर नेम। अच्छा, ये तो शुरू में फैमिली प्लानिंग नाम से स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे 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 इसको इम्प्रूव किया गया और अब ये कॉन्सेप्ट नाम पर है, अब यह है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्शन तो सुटेबल होना ही चाहिए, हेल्दी रिप्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी केयर करनी भी जरूरी है, ताकि जो मोर्टेलिटी रेट अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मेटरनल मोर्टेलिटी, वो सब कुछ क्या किया जा सके, कम किया जा सके। एक बहुत सिंपल तरीके से समझो कि अगर कोई मदर है, अब अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो किसी लेडी ने बच्चों को पैदा किया, अब मान लो इस लेडी ने 2 ही बच्चे को जन्म दिया, और किसी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज की वजह से दोनों ही बच्चे की डेथ हो गई है, तो क्या ये मदर सोचेगी कि 2 बच्चों के बाद अब बच्चे पैदा नहीं किए जाएं? ये क्या करेगी, 3, 4, 5, जितने भी बच्चे होंगे उतने बच्चे पैदा कर लिए जाएंगे फैमिली में, ताकि कम से कम 5 बच्चों में से 2 बच्चे तो बचे, है ना? तो अगर हेल्थ केयर और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम इसको ज्यादा रोक नहीं सकते, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने को। अगर मान लो 500 के 500 बढ़ गए, बच्चे बच गए और बड़े हो गए, और फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो कितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा इंडिया में, है ना? तो हमने क्या करना है कि पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना है, और पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए 2 चीजें करनी है। एक तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों में अवेयर करना है लोगों को, साथ ही साथ उनके जो चाइल्ड हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी हेल्थ केयर करनी है, उनकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर उनको फैसिलिटीज देनी है, ताकि जो बच्चों की डेथ रेट है वो थोड़ा कम हो सके और फैमिली में कम ही बच्चे पैदा हो। ठीक है, 2 बच्चे पैदा होंगे, अच्छे से अपनी हेल्थ रखेंगे, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उससे ज्यादा बच्चे कोई भी फैमिली प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगी। लेकिन अगर चांसेस बहुत कम हो सर्वाइवल के, क्योंकि जब इनिशियली इंडिया में आजादी आई थी तो उस समय नरिशमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं था, डिजीज भी बहुत ज्यादा फैलती थी, कोई हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इतना डेवलप्ड नहीं था, तो घर में जितने भी बच्चे हों उन्हें देते थे, ताकि इनमें से अगर कोई 2-4 डिजीज की वजह से नहीं भी रहे तो भी फैमिली में कोई तो कोई रहना चाहिए आगे, है ना? चिराग भी चाहिए घर का लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए ताकि कोई ना कोई फैमिली में मेंबर जिंदा रहे तो ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब चाइल्ड की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बोला जाता है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under the programs। देखो क्या क्या टास्क है, देखो सबसे पहली बात तो क्या करना है, हमने अवेयरनेस स्प्रेड करनी है लोगों के बीच में, लोगों को अवेयर करना है कि देखिए कम बच्चे होने चाहिए, बच्चों को अच्छे से फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, है ना? ज्यादा बच्चे होंगे तो कम फैसिलिटीज मिलेंगी, लोगों का अगर नंबर ज्यादा होगा तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। इसके बारे में लोगों को अच्छे से अवेयर करवाना है, नॉलेज देनी है अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, सिर्फ एक ही चीज के बारे में नहीं, सारी चीजों के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि फैमिली प्लान करें, बच्चा प्लान करें, तो उसके बारे में उस समय पर आपने क्या क्या चीजें सोचनी है। अगर आप नहीं चाहते अनवांटेड बेबीज को, तो उससे रिलेटेड आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना है, फैमिली को प्लान करना है, 2 बच्चों के बीच में टाइम ड्यूरेशन रखना है, 3 साल का कम से कम टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है। तो लोगों को अवेयर करना है कि रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए, क्या क्या चीजें करी जा सकती है। ठीक है, और क्या करना है, और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हाँ ठीक है बच्चे कम पैदा करेंगे, 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन कोई कंट्रासेप्टिव मेथड्स उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होनी चाहिए, लोगों तक वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो अनवांटेड चाइल्ड नहीं चाहते हैं तो वो उसका कुछ कर सके। ठीक है, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके अपनी, तो फैसिलिटीज भी उनको मिलनी चाहिए, और अगर चाहते हैं कि वो फैमिली प्लान करें तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और फैसिलिटीज भी
फैमिली वालों को दी जानी चाहिए, लोगों को दी जानी चाहिए। एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी का मतलब है ऐसी सोसाइटी जहां रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स अच्छे से माने जा रहे हैं, कि ज्यादा बच्चे ना हो रहे हों, और जो बच्चे होंगे वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होंगे, और सोशल जो बिहेवियर है लोगों का वो अप्रोप्रिएट होगा, है ना, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होगा लोगों का। इन सोशल और रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ में बिहेव करेंगे, लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही होगी। तो एक ऐसी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हमने प्रोड्यूस करनी है, और यही क्या है मेजर टास्क ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। With the help of audio, visible, and print media, government and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. तो बहुत सारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी को हम एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे ऑडियो यानी कि रेडियो में न्यूज चला करके, विजुअल मतलब पन्ने वन्ने में फोटो वोटो करा करके, टीवीज में एडवर्टीजमेंट दे करके, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में लगाए जाते हैं उनको, और प्रिंट मीडिया मतलब पेपर पेपर में छाप करके अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करी है। बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं जिससे क्या हो सके, लोगों में अवेयरनेस आ सके, किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए लोगों को हम क्या कर सके, अवेयर कर सके। ठीक है। इसका एक जो बहुत ही एक मेजर एस्पेक्ट ये भी है कि जो गर्ल चाइल्ड है, मतलब फीमेल है, और जो मेल है, बॉय चाइल्ड है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके, है ना। तो ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड ही एस्पेक्ट्स हैं, कि किसी सोसाइटी में ऐसा ना हो कि जो फीमेल्स हैं उनके बर्थ को बुरा माना जाए, या मेल के बर्थ को अच्छा माना जाए, या फिर उससे उल्टा भी कि मेल का बर्थ हो तो बुरा हो और फीमेल का बर्थ हो तो अच्छा हो। ऐसे जो सोशल इश्यूज हैं इनको भी रिजॉल्व करना इस ही प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स और लोगों से जो बच्चे होते हैं, खासकर यंगस्टर्स, यंगस्टर्स के जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको स्प्रेड करने में, आगे लोगों तक पहुंचाने में, जो फैमिली है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, टीचर्स हैं, नेबर्स हैं, ये सब भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो अब मीडिया तो है ही है, ठीक है, मीडिया के साथ साथ में बाकी ये सारी चीजें भी इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा नाटक वगैरह करवाए जाते हैं, प्लेस करवाए जाते हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, ताकि लोगों को किसी न किसी तरीके से समझाया जा सके। ठीक है। अभी भी फिलहाल अभी भी हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर पे 4 बच्चे होना या फिर 5 बच्चे होना नॉर्मल है, यानी कि उतने बच्चे कम से कम घर में होने चाहिए। तो उनको ये समझाना है कि नहीं, बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, 2 बच्चे हों लेकिन दोनों बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर रिसोर्सेज मिल सके। अब कई जगह ऐसा होता है कि पेरेंट जो है वो बच्चा पैदा करते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको एक लड़का चाहिए। अब ये हमारे इंडिया में एक बहुत ही हम कहेंगे कि एक बहुत ही सैड चीज है कि यहाँ पर जो मेल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको ज्यादातर जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब जगह, मगर ज्यादातर जगह है, ज्यादातर सोसाइटीज में मेल चाइल्ड होना ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो जैसे खास करके कई सारी हमारी कंट्री के ऐसे रीजन है, रूरल रीजन है, जहां पर क्या होगा, पहली लड़की होगी, दूसरी लड़की होगी, तीसरी लड़की हो गई, चौथी लड़की हो गई, लेकिन फिर पांचवा जब तक लड़का नहीं होगा तब तक का बच्चे पैदा करते रहते हैं कि कम से कम एक लड़का फैमिली में आ जाए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, 4 लड़कियां भी हैं, अब इनके साथ साथ बॉय भी है, तो इन सभी को रिसोर्सेज बांटने पड़ेंगे, रिसोर्सेज तो फैमिली में लिमिटेड ही है ना। तो इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन देने की, भैया कोई बात नहीं, 2 लड़कियां हो गई तो अच्छा है, वो दोनों भी तो आप ही की चाइल्ड है ना, ऐसा तो नहीं कि लड़का कोई नई चीज कर लेगा जो आपकी लड़कियां नहीं कर सकती है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, अनवांटेड चाइल्ड से कैसे हम क्योर कर सकते हैं। क्योर का मतलब क्या है कि अनवांटेड अगर चाइल्ड ना चाहिए हो किसी को, तो उसके लिए क्या आपके पास सॉल्यूशंस हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना कि कितना कितना ड्यूरेशन होना चाहिए ताकि मदर की भी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि मैटरनल जो डेथ है वो भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इंडिया के अंदर, कि बच्चा देते हुए मदर की डेथ हो जाएगी, या फिर बच्चा पैदा करने के कुछ समय बाद डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बच्चों की डेथ हो जाएगी, है ना। या फिर अगर मान लो किसी के घर में लड़की हो गई है तो उसको, मदर को भी, बच्चे को भी घर से निकाल दिया जाता है, या फिर बच्चों को छोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है। अगर मान लो किसी को पता चल गया है कि जो लेडी है, लेडी प्रेग्नेंट है लेकिन गर्ल चाइल्ड है प्रेग्नेंट, अब ये सब कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट बोला जाता है, अभी उसके बारे में नीचे आपके उसमें है। तो अगर लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाएगा, भ्रूण हत्या बोलते हैं हम जिसको। ठीक है। आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनाई दिया होगा, बहुत एडवर्टीजमेंट किया जाता है
कि जो फीटस डेथ है, फीटल डेथ है, वो फीटल मर्डर कहेंगे हम, वो क्या है, वो इलीगल है इंडिया में, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसा किया जाता है, अभी भी हो रहा है इंडिया के अंदर। तो इससे रिलेटेड ये कब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता, चाहे गवर्नमेंट कितने ही प्रोग्राम ले आए, लेकिन अगर जब तक सोसाइटी इसके बारे में अवेयर नहीं होगी, सोसाइटी जब तक इस बारे में नहीं सोचेगी तब तक इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनके अंदर सेक्स एजुकेशन को स्प्रेड करना, बच्चों को सारी चीजें समझाना, स्कूल में या फिर घर में उनको सारी नॉलेज दी जाना। तो सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी एनकरेज, स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects। मतलब देखो स्कूल्स में या फिर फैमिलीज में सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि जो यंग बच्चे, क्योंकि उन्हें खुद तो कोई नॉलेज नहीं है, तो वो अगर ढंग के रिसोर्सेज से एजुकेशन नहीं लेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, तो वो किसी न किसी खराब रिसोर्स से नॉलेज लेंगे और वो ऐसी बहुत सारी मिथ्स में बिलीव कर सकते हैं, बहुत सारे उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एक्चुअल में सही नहीं है, मगर बच्चों को लगती है कि वो सही है ना, क्योंकि उनको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो सेक्स रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को गलत रिसोर्सेज से मिलती हैं और बच्चे उससे रिलेटेड गलत मिथ्स या मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में पैदा करके रखते हैं। तो वो कब रिजॉल्व होंगे? जब किसी वैलिड रिसोर्स से उसको मिल पाएगा। वैलिड रिसोर्स क्या है यहाँ पर पे? स्कूल या फिर फैमिली, ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडोलेसेंस के बारे में पता होना चाहिए, और एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। ऐसे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए, यंगस्टर्स को बताया जाना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाई जानी चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज है, कैसे ट्रांसमिट होती है। एड्स के बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए। जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, है ना, जिसको भी नॉलेज ना हो उनको बताया जाना जरूरी है। और इन सभी के बारे में लोगों तक क्या होनी चाहिए? स्प्रेड की जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मिथ्स नहीं, एक वैलिड रिसोर्स के थ्रू। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी लाइफ। तो एक जो यंगस्टर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, एडोलेसेंट्स मतलब ये टीनेज वाला टाइम जो चलता है, तो टीनेजर्स को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज से नॉलेज मिल रही होती है, ठीक है। तो उनको सही नॉलेज मिलनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो जो अपनी आगे की लाइफ हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ अपनी स्पेंड कर सके, है ना। अब देखिए, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, ऐसे कपल्स जो फर्टाइल है, मतलब अभी अभी जिनका बच्चा होने के चांसेस हैं, उनको एजुकेशन देनी है। और ऐसे जो मैरिजेबल हैं, जो मैरिजेबल एज ग्रुप के अंदर आते हैं, जैसे 21 टू 30 के एज ग्रुप में जो लोग हैं, जो मैरिजेबल हैं, अब मैरिज होने वाले जिनके, उनको इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। किसके बारे में? अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, बर्थ कंट्रोल के जो भी ऑप्शंस है उनके बारे में बताया जाना चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की, अगर कोई गर्ल है, कोई लेडी है, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल का मतलब है डिलीवरी होने के बाद, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, मदर के बच्चा पैदा करने के बाद कैसी केयर करनी चाहिए, और चाइल्ड की क्या केयर होनी चाहिए आफ्टर बर्थ, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपोर्टेंस है, मिल्क जो मदर पिलाती है वो क्यों जरूरी है, उसके बारे में बताया जाना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जो अगर मेल चाइल्ड है उसको भी और फीमेल चाइल्ड है उसको भी, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बराबर अपब्रिंगिंग मिलनी चाहिए। तो उसके बारे में आप हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, ठीक है। किन लोगों को? खासकर के जो फर्टाइल कपल्स हैं या फिर मैरिजेबल एज ग्रुप में जिनकी शादी होने वाली है, उन सबको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो फीटल डेथ है, मतलब फीटस की जो डेथ है वो भी रोकी जा सकेगी। जो फीमेल फीटस है उसकी जो मर्डर कर दिया जाता है उसको रोका जा सकता है। या फिर जो अभी अभी न्यू बॉर्न इन्फेंट है, इन्फेंट का डेथ रेट को कम किया जा सकता है अगर उसको प्रॉपर केयर मिलेगी तो। और जो अभी मदर है जिसने अभी अभी डिलीवरी करी है, अगर उसको प्रॉपर केयर मिलेगी तो मेटर्निटी डेथ भी कम की जा सकती है ना। तो इन सब के लिए हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक स्प्रेड करनी है। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। डिजायर्ड साइज का मतलब है मनपसंद साइज की, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को 2 बच्चे चाहिए थे लेकिन एक ही बच्चा है, या फिर किसी को एक ही बच्चा चाहिए थे लेकिन 3 बच्चे हो गए हैं, 4 बच्चे हो गए हैं। तो डिजायर्ड साइज होना चाहिए। फैमिली एक लिमिटेड साइज की होनी चाहिए जिसकी केयर इजीली की जा सके, है ना। और ऐसी सोसाइटी को हमने बनाना है जो फैमिली में कितना साइज होना चाहिए उसके बारे में कॉन्शियस हो। और ब्रिंगिंग अप के लिए लोगों की, जो बच्चों की ब्रिंगिंग अप है
उसके लिए कॉन्शियस हों, और ऐसी हमने सोसाइटी को क्रिएट करना है, ठीक है, प्रोड्यूस क्या करना है, क्रिएट करना है, क्योंकि हम ही लोग सोसाइटी के अंदर आते हैं। अब देखिए ये चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है, ये चैप्टर इसीलिए आपकी बुक में है ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन यंगस्टर्स को दी जा सके, क्योंकि आप एडोलेसेंट एज में अभी, है ना, तो एडोलेसेंट एज में जितने भी लोग हैं वही आगे जाकर के मैरिज, जो फर्टाइल कपल होंगे या फिर मैरिजेबल एज ग्रुप के अंदर आएंगे, तो अभी से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि बाद में आपको ये सारी अवेयरनेस ऑलरेडी हो और आप बाकी लोगों तक भी बता सकें इसको, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे क्या नुकसान होंगे, अगर हम ये भी बता दें तो इससे भी हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने में क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर लोगों को पता होगा कि अगर भाई ज्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो हमें रिसोर्सेज कम मिलेंगे, है ना, तो उसके लिए अगर लोगों को अवेयर कर दिया जाएगा तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को हम रोक सकेंगे। सोशल इविल्स, अब देखो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें फैली हुई हैं, जैसे सेक्स अब्यूज है, या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, रेप है, या फिर छेड़छाड़ करना है, या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना है, ये जितने भी सेक्स अब्यूजेस हैं या क्राइम्स हैं उनके बारे में अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स। अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और कुछ जरूरी स्टेप्स लेंगे ताकि वो इन सबको प्रिवेंट कर सके, टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड द हेल्दी सोसाइटी। देखिए हेल्दी सोसाइटी का मतलब क्या है, ऐसी सोसाइटी जहां पर मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जहां पर फैमिली में चाइल्ड का जो नंबर है, फैमिली का जो साइज है वो कंट्रोल्ड हो, जहां पर बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस है, एज डिफरेंस है या फिर टाइम डिफरेंस है वो फिक्स हो, अच्छा खासा टाइम डिफरेंस हो, कम से कम 3 साल का तो होना चाहिए टाइम डिफरेंस दो बच्चों के बीच में, है ना, जहां पर जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिल सके, प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, प्रॉपर रिसोर्सेज मिल सके, सभी को बराबर अपब्रिंगिंग का मौका मिल सके, है ना, और जहां पर पे सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ना हो, सेक्स रिलेटेड अब्यूजेस ना हो, ऐसी सोसाइटी को हम हेल्दी सोसाइटी बोलेंगे। तो हमें ऐसे ही हेल्दी सोसाइटी बनानी है ताकि जब जितने भी लोग हों सोसाइटी में वो सब रिस्पॉन्सिबल हो और अच्छे से अपना जो सोशली जो अपना क्या कहना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सभी अपनी अपनी फुलफिल कर सके, ठीक है। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखिए अगर हमने ऐसे एक्शन प्लान्स लाने हैं जिनमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करना चाहते हैं, सोसाइटी में रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए एक प्रॉपर स्टेज चाहिए, एक प्रॉपर मीडियम चाहिए, हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो बर्थ कंट्रोल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकें, अगर रिक्वायर्ड हो तो आपको उसमें गाइड भी कर सकें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपर्ट हो, कोई सोशल गैदरिंग में एक्सपर्ट हो, कोई लोगों को मेडिकली हेल्प कर सके, कोई लोगों को साइकोलॉजिकली हेल्प कर सके, कोई जो हेल्थ केयर के अंदर आ सके कि चाइल्ड की हेल्थ केयर कैसे करनी है या फिर मदर की हेल्थ केयर कैसे करनी है, तो ऐसी सारी चीजें हमको चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज किसी एक सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर्स में चाहिए, ठीक है। और मटेरियल सपोर्ट चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है चीजों की, जैसे हमें कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कई सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कई सारे सोशल एंड जो वेलबींग प्रोग्राम्स हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट सप्लाईज लगती हैं उनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो मटेरियल सपोर्ट भी लगता है, ठीक है। These are essential to provide medical assistance। अब मेडिकल असिस्टेंस के अंदर तो बहुत ज्यादा इक्विपमेंट आएंगे, वो सारा मटेरियल हमको चाहिए, तो हमें ये सारे चाहिए ताकि हम मेडिकल असिस्टेंस दे सकें लोगों को एक अच्छा डॉक्टर मिल सके, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, केयर टू पीपुल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ताकि हम रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लोगों को मदद कर सकें। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे लाइक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो दोनों में हेल्प की जरूरत है, डिलीवरी के समय पर हेल्प की जरूरत है, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सोसाइटी में तो उसके लिए हेल्प की जरूरत है, अबॉर्शन के लिए, ये सब मेडिकल हेल्प के अंदर आएंगे, ठीक है। अबॉर्शन के लिए हेल्प की जरूरत है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक रिप्रोडक्शन रिलेटेड बहुत ही मेजर एस्पेक्ट्स है, ठीक है। और इनफर्टिलिटी के चांसेस में भी, इनफर्टिलिटी के केसेस में भी क्या है, बहुत ज्यादा हमें मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए इनफर्टिलिटी ना एक बहुत ही मेजर टॉपिक है इंडिया के अंदर में, क्योंकि इंडिया में जो इनफर्टिलिटी है ये बहुत बड़ा टैबू है। कोई अगर जैसे आप लोगों ने कई सारी मूवीज में सुना होगा या आपने कई सारे ऐसे लोकेशंस में आपने देखा होगा लोगों को
वो क्या करते हैं, जिन भी लोगों के फैमिली नहीं आगे बढ़ी है अभी, है ना, जिन भी लोगों के बच्चे नहीं है, तो उन लोगों को सोशली बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा बहुत बड़ा रीजन है जो सोसाइटी में एक स्ट्रेस का, एक प्रेशर का माहौल क्रिएट कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स होनी चाहिए, न्यू स्ट्रेटेजीज, नई नई स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि समय के साथ रिक्वायरमेंट बदलती है, और रिक्वायरमेंट बदलती है तो स्ट्रेटेजीज भी बदलनी चाहिए। आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। लोगों तक अच्छी केयर और अच्छे असिस्टेंस पहुंचाने के लिए हमें लगातार स्ट्रेटेजीज को बनाना पड़ेगा, नई नई स्ट्रेटेजीज लानी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी बेन ऑन एम्नियोसेंटेसिस, ये है मेन टॉपिक। ये कुछ पूरे प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए, या फिर मैं बोलूं क्वेश्चन ही इसी टॉपिक से आए। तो ये एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, देखो, एमनियोन और सेंटेसिस। क्वेश्चन पूछा है एमनियोसेंटेसिस का ओरिजिन क्या है करके, ठीक है। एमनियोन, अगर किसी बच्चे ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि जो चाइल्ड होता है वो मदर के यूट्रस में डेवलप होता है। अब मदर के यूट्रस में एक ऐसा पाउच होता है जिसके अंदर चाइल्ड डेवलप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक बोलते हैं, ठीक है। अब एमनियोटिक सैक के अंदर ऐसे करके कौन डेवलप करता है, चाइल्ड डेवलप करता है, ठीक। अब ये जो एमनियोटिक सैक है ना, यहाँ इस एमनियोटिक सैक के अंदर चाइल्ड या फिर फीटस के अलावा कुछ फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो एमनियोन यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को। एमनियोन किसे रेफर कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को। और सिंथेसिस का मतलब है एनालाइज करना, टेस्ट करना, उसके बारे में स्टडी करना, एनालिसिस। एमनियोटिक फ्लूइड की एनालिसिस करना। अभी एमनियोटिक फ्लूइड की एनालिसिस क्यों की जाती है, देखो ये मेडिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस में से एक है। एमनियोसेंटेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस में से एक है, सही सच में, ठीक है। सारे के सारे एमनियोसेंटेसिस के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बैंड नहीं है, सिर्फ एक एस्पेक्ट बैन है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सिर्फ जेंडर का पता करना बैन है, बाकी सारे एस्पेक्ट है। क्यों है, क्यों यूज किया जाता है एमनियोसेंटेसिस, देखिए बहुत छोटी सी चीज है कि जो बच्चा यहाँ डेवलप हो रहा है, इसके शरीर से कुछ सेल्स गिर करके यहाँ भी आई होंगी, इस फ्लूइड में भी आ गई होंगी, फ्लूइड में मिक्स हो गई होंगी। तो कुछ कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो यहाँ फ्लूइड में प्रेजेंट है। कौन सी सेल है ये फीटस की बॉडी की सेल है। फीटस की बॉडी की सेल है तो इन सेल में फीटस का डीएनए भी होता होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पे एक इंजेक्शन के थ्रू पंक्चर करके, सेंटेसिस को हम पंक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम एक इंजेक्शन के थ्रू यहाँ से इस फ्लूइड को लेते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। आप फ्लूइड लिया तो उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेल्स में से हमने उसका डीएनए टेस्ट किया, या फिर सेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी टेस्ट करी, सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्ट करी कि जो सेल्स है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उनका हम डीएनए टेस्ट करते हैं तो हम बहुत सारी जेनेटिक डिजीज को पता कर सकते हैं कि किस कहीं इस बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, या फिर इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम चेक करके ये भी पता कर सकते हैं कि कहीं इसको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, कोई विटामिन, कोई एंजाइम, कोई केमिकल, कोई आयन, कोई मिनरल की कमी तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर किसी भी चीज की अमाउंट ज्यादा या कम हो जाए डेवलपमेंट के दौरान तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं चाइल्ड को, ठीक है। तो इसीलिए एमनियोसेंटेसिस की जाती है ताकि बच्चे से रिलेटेड अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो पैदा होने से पहले ही उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम चेक कर लें, और अगर हो सके तो उनको क्या कर सके, हम रिजॉल्व भी कर सके, ठीक है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस कराई जाती है। तो एमनियोसेंटेसिस का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड का पंक्चर करके निकालना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेंसेस ऑफ फीमेल फिट, मेंसेस मतलब चांसेस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए हमारी सोसाइटी में जो फीमेल फीटस होती है, फीमेल फीटस को मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिए क्या है, हम जाकर के डॉक्टर को बोलेंगे हमारा जो चाइल्ड है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर दीजिए। अब हो सकता है किसी को मेल चाइल्ड बॉय नहीं चाहिए है, तो क्या करेगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये चाइल्ड नहीं चाहिए, अबॉर्शन कर दीजिए, तो इसको मार दिया जाएगा, ठीक है। या फिर ज्यादातर फीमेल फीटस के साथ होता है इंडिया के अंदर ऐसा, तो फीमेल फीटस है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम क्रोमोसोम्स को चेक कर सकते हैं, डीएनए चेक कर सकते हैं, मतलब क्रोमोसोम चेक कर सकते हैं। और क्रोमोसोम चेक कर सकते हैं मतलब हम पता कर सकते हैं कि जो सेल है उसमें एक्स एक्स है कि एक्स वाई है ना। अगर एक्स वाई हुआ तो मेल, अगर एक्स एक्स हुई तो फीमेल, और अगर फीमेल है करके पता चल जाता है तो बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, उन चाइल्ड्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। तो क्योंकि ये जो एमनियोसेंटेसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन कर करके फीमेल फीटिसाइड का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस से और क्या भी करते हैं,
मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जो चाइल्ड में डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से रिलेटेड एंटीबायोटिक वगैरह दे दी जाती हैं, ताकि अगर उसको कोई डिजीज है, अगर उसको कोई डेफिशिएंसी चल रही है, तो उसको हम क्या कर सके, क्योर कर सके, उनको ठीक करा जा सके। तो एमनियोसेंटेसिस में एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है, और जो होने वाला चाइल्ड है उसको इम्यूनाइजेशन किया जाता है, या फिर पैदा होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे टीके लगाए जाते हैं जिससे उसको इम्यूनिटी मिले, चाइल्ड को इम्यूनिटी मिले। ठीक है। आर सम प्रोग्राम्स, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, बैन अलग चीज है और इम्यूनाइजेशन अलग चीज है। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें हम ये दो चीजें भी करते हैं। ठीक है। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन, हम थोड़ा बहुत एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज द फीटल सेल, उसमें जो सेल्स होती हैं उनको एनालाइज करते हैं, एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। तो जो हमने फ्लूइड लिया, हम उसमें सेल्स को भी एनालाइज करेंगे, और उस फ्लूइड में बाकी क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है उस मटेरियल को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट, किस लिए यूज किया जाता है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कहीं बच्चे में है तो कि नहीं है। देखिए, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा था, हीमोफीलिया हमने पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था। तो कहीं बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, ये चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस की जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, कि जो फीटस है वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बारे में भी चेक किया जाता है एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। ठीक है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल agencies to find out new methods and और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। देखिए, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, चाइल्ड केयर के मेथड्स हैं, डिलीवरी के मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में और ज्यादा रिसर्च की जा रही है। रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में बहुत ज्यादा रिसर्च को एनकरेज करती है। कौन एनकरेज करती है, देखिए रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में कौन एनकरेज कर रही है, गवर्नमेंटल भी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी, दोनों रिसर्च करने को एनकरेज कर रही हैं, ताकि हम नए नए मेथड्स ला सकें, या फिर जो पुराने हो कम से कम उन्हीं को इम्प्रूव कर दिया जा सके। जैसे कई सारे ऐसे मेथड्स हैं, कई सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो पहले तो यूज किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिले बंद करने के लिए, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन उनकी वजह से बॉडी में कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं कि फिर वो जो फीमेल है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, ये साइड इफेक्ट है। अब हम क्या कर सकें, इसको कुछ इस ऐसे अल्टरनेटिव से रिप्लेस कर सकें, या फिर इसी मेथड को कुछ इंप्रूव कर दें, जो केमिकल्स हैं उनको ऐसे इंप्रूव कर दें, ऐसे दूसरे केमिकल्स यूज करें, ताकि टेम्पररी फॉर्म में तो हम उसको रोक सकें, मगर उसका लॉन्ग टर्म डैमेज ना हमको कोई मिले। ठीक है। तो नई मेथड बनाना है या फिर पुरानों को इंप्रूव करना, दोनों ही सेक्टर में रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है। उसको एनकरेज करें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है। डू वी नो, देखिए इस चैप्टर का सबसे मेन पैराग्राफ ये है, इस टॉपिक का सबसे मेन पैराग्राफ ये है। तो अगर आप बाकी किसी पैराग्राफ को नहीं भी देखते हैं, तो भी कम से कम आपने इस पैराग्राफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, खासकर एमनियोसेंटेसिस के बारे में आपने पढ़ लेना है एक बार। ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखिए, डू यू नो दैट सहेली, सहेली एक ओरल पिल है, ठीक है, सहेली अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। देखिए, सहेली एक ऐसी नई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल्स के लिए डेवलप की गई है। और किसने डेवलप करी है, देखिए सहेली किसने डेवलप किया है पूछा जाता है, बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तो जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये कहाँ डेवलप की गई है, ये डेवलप की गई है लखनऊ में। लखनऊ में भी कहा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI में, इंडिया में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। तो हमारी ये इन्नेट है, हमारी कंट्री में ही प्रेजेंट ऐसी इन्नेट ड्रग है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है। better awareness about sex related matters, increasing number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates। अब पहले तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट मतलब है डेथ रेट, कितने मदर या फिर कितने फीटस मर रहे हैं एक महीने में, एक साल में, एक वीक में, उसको हम क्या बोलेंगे, मोर्टेलिटी रेट। किसी फिक्स टाइम में कितनी डेथ हो रही है उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो डेथ रेट इन्फेंट का और मदर का दोनों को ही डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्स रिलेटेड मैटर्स में अवेयरनेस फैलानी पड़ती है। जैसे कई जगह आपने देखा होगा, जो मदर है उसके 4 बच्चे हो गए हैं, बहुत ही वीक है फिजिकली, लेकिन उसके बाद भी 5वीं बार प्रेग्नेंट है। अब उसकी बॉडी इतनी वीक हो गई है कि वो नॉर्मली डिलीवरी नहीं कर सकते, और डिलीवरी करते हुए ही उस मदर की डेथ हो गई है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, क्योंकि कमजोर थी बहुत ज्यादा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मदर है उसको कोई डिजीज हो ऑलरेडी, और वो डिजीज बच्चे में भी चला जाए, तो इन्फेंट पैदा हो लेकिन कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाए।
है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, बहुत सारी चीजों की हमें कमी तो नहीं है, बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन अदर तो नहीं है, बॉडी जो फीमेल की बॉडी है क्या वो बच्चे को होल्ड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों को, चाइल्ड को भी मदर को भी। और कोई हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं है, जेनेटिक या फिर नॉन जेनेटिक, कोई ऐसे इशू तो नहीं है जिसकी वजह से मदर या फिर चाइल्ड की जो जान है वो खतरे में जा सकती है। अभी कई बार देखा जाता है डिलीवरी के समय पर एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से भी मदर्स की डेथ हो जाती है, मेटरनल केयर नहीं हो पाती अच्छे से, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने क्या करना है, बहुत सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में लोगों को अवेयर करना है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, देखिए ज्यादातर घर में डिलीवरी नहीं करानी है, हॉस्पिटल जाकर जाना है, और डॉक्टर की असिस्टेंस में डिलीवरीज होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे मान लीजिए कोई मदर है वो डिलीवरी दे रही है और उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो अगर कोई घर ही में डिलीवरी करवा रहा है, गांव में डिलीवरी करवाई जा रही है, तो उसको तो ब्लड नहीं मिल पाएगा ना उस समय पर। लेकिन अगर वही फीमेल हॉस्पिटल में होती तो उसको तुरंत ब्लड चढ़ा दिया जाता, तो हो सकता था कि वो फीमेल की डेथ ना हो, उस फीमेल को बचाया जा सके। या फिर कोई ऐसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर सिजेरियन किया जा सके, नॉर्मल डिलीवरी न करवाई जाए, कुछ अदर मेथड्स का यूज किया जाए, तो ऐसे मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज कराई जानी चाहिए, ताकि इन्फेंट, अगर मान लो बच्चों को कोई डिजीज है, पैदा होने तक की उसको मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए ऐसे समय पर जो उसकी डिलीवरी है वो मेडिकल असिस्टेंस में नहीं कराई गई, घर ही में कराई गई है, तो फिर उसको कहाँ से वो असिस्टेंट मिल पाएगी, है ना। तो इन्फेंट की मेटरनल जो मदर्स हैं, जो न्यूली मदर हैं, उनको बचाए रखने के लिए, उनकी मोर्टेलिटी के रेट को कम करने के लिए हमें मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज करवानी चाहिए। बेटर पोस्ट नेटल केयर, मतलब पैदा होने के बाद मदर की और चाइल्ड की दोनों की अच्छी केयर होनी चाहिए, ताकि उनका जो डेथ रेट है उसको हम क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखो, एक तो जो कपल्स हैं वो फैमिली जो छोटी हो, है ना। आजकल ज्यादातर फैमिलीज छोटी ही हैं, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है ज्यादातर फैमिलीज में, तो छोटी फैमिली होगी तो ज्यादा रिसोर्सेज मिल पाएंगे। अगर जो एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनका बेटर डिटेक्शन हो सके और क्योर हो सके, तो भी हम सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करवा सकते हैं, उनसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को हम दे सके, इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज अगर लोगों को मिल जाए, तो जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ऑल इंडिकेट इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, और इन सब के बाद में जो सोसाइटी बनेगी हम क्या बोलेंगे, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, अच्छी, इंप्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, सेक्स रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या क्या क्योर हो सकते हैं, इसके बारे में ये आपकी पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक हो गया है। इससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज आपने वो भी पढ़नी है, प्रॉब्लम्स क्या है वो भी पढ़ना है, ठीक है। अब इस चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं बोर्ड्स में। ये क्वेश्चन कौन कौन से, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। देखिए एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करना, एनालिसिस करना, इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। इसका मिसयूज कैसे किया जाता है, जेंडर पता करके, चाइल्ड का जेंडर पता करके, अगर फेवरेबल या फिर हम डिजायर्ड जेंडर की ना हो चाइल्ड, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, तो ये एक मिसयूज है इसका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, मतलब स्टैट्यूटरी बैन का मतलब होता है कानूनी रूप से इसको बंद कर दिया गया, इलीगल है सोसाइटी में जी, ठीक है, मेडिकली फील्ड में इसको नहीं करवाया जा सकता है। तो ऐसा बैन एमनियोसेंटेसिस में क्यों है, एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया गया है, क्योंकि उसका मिसयूज किया जा रहा था जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। व्हाई इज दिस टेक्निक सो नेम्ड, मतलब इस टेक्निक का नाम एमनियोसेंटेसिस ही क्यों है, तो उसका बताना आपने, एमनियो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, सेंटेसिस मतलब पंक्चर और एनालिसिस, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक। देखिए 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है, देखिए मेंशन द प्रॉब्लम्स दैट आर टेकन केयर ऑफ बाय रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम के बारे में रिजॉल्व किया जाता है, उसको उनको बताना है आपने, ठीक है। अगला है, देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम आप बताएंगे, एक तो आप बताएंगे कि अनवांटेड चाइल्ड का प्रोड्यूस करना, उसको हम देखते हैं कि अनवांटेड चाइल्ड प्रोड्यूस ना किए जाए, फैमिली प्लानिंग की जाए, और 2 बच्चों के बीच में सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, जो मेल है और फीमेल है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ को देखा जाना चाहिए, है ना, उनको प्रॉपर प्रीनेटल और पोस्टनेटल ट्रीटमेंट और केयर मिलना चाहिए। तो ये सारी हम प्रॉब्लम्स और सोसाइटी के अंदर जो भी इविल्स हैं, जेंडर को रिलेटेड जो इविल्स हैं या फिर सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स हैं या फिर अब्यूजेस हैं, उनके बारे में आपने जो प्रोग्राम्स चलाने हैं वो किसके अंदर आएंगे, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आएंगे, ठीक है। अगला व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस एंड व्हाई देयर इज अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन इट, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक। अगला, इफ implementation of better technique
and new strategies are required to provide more efficient care and assistance to people, then why is there a statutory ban on amniocentesis? बोल रहा है कि अगर हमें ज्यादा अच्छी टेक्निक चाहिए ताकि हम लोगों को ज्यादा अच्छा केयर दे सकें, ज्यादा अच्छा असिस्टेंस दे सकें, तो एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों कर दिया? इसका तो फायदा ही था ना। हम बच्चे के अंदर अगर कोई भी डिजीज है, कोई भी डेफिशिएंसी है, तो हम उसको पता कर रहे थे, लेकिन इसको बैन क्यों कर दिया? क्योंकि इंडिया में इसका यूज होने के बदले इसका मिसयूज हो रहा था। इसका यूज इसलिए नहीं किया जा रहा था ताकि जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ के बारे में पता किया जा सके। इसका यूज इसलिए किया जा रहा था ताकि चाइल्ड का जेंडर डिटरमाइन कर सके, चाइल्ड का जेंडर हम पता कर सके। तो इसीलिए गलत है ना, लोगों के अंदर ये इसका यूज होने के बदले क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। ठीक है, राइट द यूज ऑफ दिस टेक्निक। अगर ये यूज होता तो इसका क्या क्या यूज हो सकता था, वही आपने बताना है कि जेनेटिक डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं, डेफिशिएंसी के बारे में पता कर सकते हैं, ये दोनों चीजों के बारे में। ठीक है, गिव रीजन टू जस्टिफाई द बैन। बैन को जस्टिफाई करने के लिए अपने रीजन दीजिए। अगेन आप यही जो फीमेल फीटस की किलिंग है, जिसको हम फीमेल फीटिसाइड बोलेंगे, तो उसके बारे में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन इसके अंदर से आए हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं देखिए, खासकर एमनियोसेंटेसिस तो हर क्वेश्चन में आया है, हर बार एक एक कुछ ना कुछ आया है, चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो एमनियोसेंटेसिस तो पढ़ के ही जाने हैं। और उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। ओके बच्चों।